हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे, विज्ञान से भी सवाल को डिस्कस करेंगे, गणित के भी सवालों को डिस्कस करेंगे और सामाजिक अध्ययन के भी सवालों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसके लिए? लाल रंग के लिए। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम किस रंग का होता है? प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम जो है किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिनीमाता रोग जो है किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनीमाटा रोग जो है वो पारा के द्वारा फैलता है। पारा को दोस्तों मरकरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर सेल प्रायः सिलिकॉन तथा गैलियम जैसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। सौर सेल जो होते हैं वो सिलिकॉन तथा गैलियम जैसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जल के सतह पर मच्छरों के लार्वा का तैरना, जल के सतह पर मच्छरों के लार्वा का तैरना पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, लालटेन या लैंप की बत्ती में, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकात्व के कारण ही तेल जो होता है वो ऊपर चढ़ता है। किसके कारण ऊपर चढ़ता है दोस्तों? केशिकात्व के कारण ही ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के स्मॉल जी के मान के 1/6 गुना होने के कारण चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विमानों की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? विमानों की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुयान की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुयान की गति को मापने वाले यंत्र को टैकोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत शक्ति मापने का यंत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति मापने का यंत्र वाटमीटर होता है। कैलकुलेटर की खोज किसने किया था? पास्कल ने किया था। डॉक्टरी थर्मामीटर की खोज किसने किया था? डॉक्टरी थर्मामीटर की खोज जो है फारेनहाइट ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है दोस्तों उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में होती हैं? श्रेणी क्रम में होती हैं। और श्रेणी क्रम में दोस्तों कुल प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र लगाया जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 अनंत तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर की सहायता से क्या नापते हैं? विभवांतर नापते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में किया था। पोखरण दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान में है। पोखरण जो है ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, अतिचालकता की खोज किसने किया था? अतिचालकता खोज जो है जॉन बार्डिन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। प्रत्यावर्ती धारा को दोस्तों एसी कहते हैं। एसी, एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगला प्रश्न है, लेजर का पूरा नाम क्या होता है? लेजर का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
विद्युत विघटन कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला समस्थानिक है प्रोटियम, इसका सूत्र होता है दोस्तों 1H1। दूसरा है ड्यूटेरियम, इसका सूत्र होता है 1H2। तीसरा है ट्राइटेरियम, इसका सूत्र होता है 1H3। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडाइजिंग प्रक्रिया में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। इसको हिंदी में दोस्तों जस्ता भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होगा? अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान जो होता है वो 0 होता है। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। किसका उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सर्वाधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान 14 होता है और सर्वाधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है दोस्तों। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोस्तों ये मिलकर क्या बनाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाते हैं, इसलिए इसका जो है पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। ऑप्शन दोस्तों यदि 8, 9, 10 दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन जो है चूज करेंगे। तो उस ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे 10 दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह लवण कैसा होगा? जाहिर सी बात दोस्तों यह क्षारीय होगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जैसा जो है व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों जो है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक अम्ल के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? पोटेशियम को, लिथियम को, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। याद करने का तरीका दोस्तों क्या है? पोलिस याद रखिएगा। आपको ये जो है एग्जाम में मदद करेगा। पो से क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ली से क्या हो जाएगा? लिथियम। स से हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर जो है मरकरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन के बर्तनों पर टीन की परत जो है लगाई जाती है, जिंक की नहीं लगाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है टीन से अधिक जो है अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी जो है निकलता है। अगला प्रश्न है, दलदली एवं धान के खेतों से कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है? मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों गणित से आ गया है यहाँ पे।
एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है, तो बांस की लंबाई बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले इन दोनों भाग को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3/10 और प्लस 3/5 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 10 लघुत्तम हो जाएगा। तो 3 1 का 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 9/10 भाग ये हो गया। 3/10 और 3/5 को जोड़ने पर 9/10 भाग आ गया। अब निकाल लेते हैं दोस्तों शेष भाग। शेष भाग तो पूरा भाग दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। तो एक में से 9/10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा, तो 10 1 का 10, 10 में से 9 गए 1, 1/10 भाग शेष भाग बचा। और दोस्तों यहाँ पे शेष भाग कितना दिया है, 5 मीटर। तो 5 बराबर कितना लिखेंगे, 1/10। बांस की लंबाई बताना है तो 1 का मान निकाल लेंगे। तो 10 में 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 50 मीटर। तो बांस की लंबाई कितनी होगी, 50 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी बराबर 100 माइनस हानि परसेंट बटा 100 गुणते सीपी सूत्र लगाएंगे। एसपी कितना है, 480 रुपया। पहले हानि कितना हो रहा था, 20%, तो यहाँ रखेंगे 20%। हल करेंगे दोस्तों, सीपी कितना आ जाएगा, 600 रुपया आ गया। अब हमको पता चल गया क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया। अब कहता है उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो सूत्र यही लगाएंगे, एसपी बराबर 100। अब यहाँ पे दोस्तों 30% का लाभ होगा तो 30 जोड़ देंगे, 100 प्लस 30 बटा 100 गुणते सीपी कितना है, 600 रुपया। तो एसपी बराबर हो जाएगा 130 बटे कितना, 100 गुणते 600। 100 से कैंसिल करेंगे, 6 बार जाएगा। एसपी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3×78, 780 रुपये में बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 450 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि ताकि 10% का लाभ हो। कैसे निकालेंगे दोस्तों, एसपी पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों 10% का लाभ कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 कर देंगे और बटा कितना, 100 गुणते सीपी कितना दिया है, 450। हल करेंगे दोस्तों, कितना जाएगा, 110 बटे कितना, 100 गुणते 450। 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया, 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया। गुणा करेंगे, 11 25 55 का 5 हाथ से लगा 5, 11 चौक 44 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 और 5 49 हो जाएगा। 495 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की परसेंटेज मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट कोयले में परसेंटेज की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। एंथ्रासाइट कोयले को दोस्तों सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट कोयले में दोस्तों कितना परसेंट कार्बन होता है, 80 से 95% होता है। बिटमिनस कोयला में 55 से 65% होता है। लिग्नाइट कोयला में 45 से 55% होता है। लिग्नाइट कोयला को दोस्तों भूरा कोयला भी कहा जाता है। पीट कोयला में कितना परसेंट होता है, 40% से कम होता है कार्बन की परसेंटेज मात्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव निर्मित रेशा कौन है। मानव निर्मित रेशा है रेयान, नाइलॉन, पॉलिस्टर। अगला प्रश्न है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा जो है कौन सा है, नाइलॉन है। अगला प्रश्न है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं या अनिलीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। पक्षी पालन का अध्ययन किस में करते हैं, एवीकल्चर में करते हैं। अगला प्रश्न है, कंकालों का अध्ययन किस में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी में करते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगूर की खेती का अध्ययन किस में करते हैं, विटीकल्चर में करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। स्क्लेरेन काइमा जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। इसका हिंदी में नाम है दोस्तों दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न है,
पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन जो होता है कोलेन काइमा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? वंशानुक्रम की इकाई जीन होती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी इस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करते हैं? 10 दिन में पूरा करते हैं। पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो दोनों क्या कर दें दोस्तों? दोनों को हम क्या कर दें? घटा दें। तो दोनों का एक दिन का काम लेके हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/6 हो जाएगा और माइनस 1/10 हो जाएगा। 6 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30, 3 1 का 3 हो जाएगा। 5 में से 3 के कितना आएगा? 2, 2/30 आएगा। कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 1/2 से कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा। तो 1/15 हो गया। अब सी अकेला उस काम को कितने दिन पूरा करेगा? तो ये सी का एक दिन का काम आ गया। तो सी कितने दिन में काम पूरा करेगा दोस्तों? 15 दिन में जो है सी काम पूरा करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके? कैसे लगाएंगे दोस्तों? इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले इस 20 में 9 से भाग कर देते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 10 में से 8 के 2 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर से दोस्तों हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें केवल भागफल से मतलब है। तो फिर दोस्तों 9 से 120 में भाग कर देते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 9 1 का 9, 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पर दूसरे का 0, 9 त्रिक 27। यहाँ जाएगा दोस्तों कितनी बार? 3 बार जाएगा। 9 त्रिक 27, 10 में से 7 गए 3 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर से मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमें केवल भागफल से मतलब है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं 20 और 120 के बीच जो 9 से पूरी तरह से कट जाएंगी। तो क्या करेंगे? इस वाले भागफल को इस वाले भागफल से घटा देंगे। तो 13 में से 2 घटा देंगे, कितनी आएगी? 11। 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को LV-M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था? CE-20 नाम था। रॉकेट इंजन का क्या नाम है? CE-20 है, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? चंद्रयान 3 को जो है इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के इस समय के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? S सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला चंद्रमा मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर सन 2008 में। दूसरा चंद्रमा मिशन जो है 22 जुलाई सन 2019 को जो है लॉन्च किया गया था। तीसरा चंद्रमा मिशन जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 की जो है थीम क्या थी? चंद्रयान 3 की जो है थीम थी साइंस ऑफ द मून थी, साइंस ऑफ द मून। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? रोवर का नाम है दोस्तों प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था दक्षिणीय ध्रुव पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा 3 मिशन का नेतृत्व जो है किसने किया था? सी ऋतु करिधल ने किया था। चंद्रमा 3 मिशन के निर्देशक कौन है?
यस मोहन कुमार हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया है? लगभग 615 करोड़ का खर्चा आया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रितु करिधल को जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? के सिवान को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मून ऑफ इंडिया, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मईल सामी अन्नादुरई को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन हैं? चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्ययान से अगला प्रश्न है यहाँ पे, आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को, आदित्य L1 मिशन दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? PSLV XL C57 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। PSLV XL C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 में L का क्या अर्थ होता है? आदित्य L1 में L का क्या अर्थ है दोस्तों? L का अर्थ होता है लैंग्रेज। लैंग्रेज, L का मतलब होता है लैंग्रेज होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध महासभा याद करने की ट्रिक। दोस्तों एग्जाम में क्या करता है, बौद्ध संगीत का आयोजन पूछ लेता है कि पहला बौद्ध संगीत आयोजन कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसको याद करने में कंफ्यूजन होता था, तो इसका हम ट्रिक लाए हैं। राज ने वैशाली को पटाकर कुंडनवन लाया, राज ने वैशाली को पटाकर कुंडनवन लाया। तो राज से हो जाएगा दोस्तों राजगृह, वैशाली से वैशाली हो जाएगा, पटाकर को हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, कुंडल वंश हो जाएगा कुंडलवन या कश्मीर। तो दोस्तों क्रम से यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर या कुंडलवन में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब पूछता है दोस्तों कि बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासन काल में हुआ था? उसका भी ट्रिक देख लीजिए यहाँ पे। उसका ट्रिक है, आज और कल अशोक कनिष्ठ के घर गए, आज और कल अशोक कनिष्ठ के घर गए। तो आज से हो जाएगा अजातशत्रु, कल से हो जाएगा कालाशोक, अशोक से अशोक ही होगा, कनिष्ठ से कनिष्ठ ही होगा। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन का किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? कालाशोक के। और तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। अगला प्रश्न है, युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? युगांतर पत्रिका के संपादक वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी किस वर्ग की है? अति पिछड़ा वर्ग की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है, जो जिसको ईबीसी कहा जाता है। तो इसकी आबादी कितना है दोस्तों? 36% है। इसके नीचे आता है पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की आबादी कितना है? 27.12% है। अनुसूचित जाति की कितना है दोस्तों आबादी? 19.65% है बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार किस जाति की सबसे जनसंख्या ज़्यादा है? यादवों की जनसंख्या जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है। कितना परसेंट है? 14.26% है। दूसरे नंबर पर दोस्तों रविदास आता है, रविदास जो कि 5.2% है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की आबादी का कितना परसेंट इस्लाम धर्म की आबादी है? इस्लाम धर्म की आबादी दोस्तों बिहार में 17.7% है।
और जबकि हिंदू जो है बिहार में कितने हैं, 81.99% हैं। बिहार में हिंदू 81.99% हैं और इस्लाम धर्म के लोग 17.7% हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार राज्य की कुल आबादी कितनी है? 13.07 करोड़ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 61.80% ये बिहार की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 73.39% है। पुरुष साक्षरता दर 73.39% है और महिला साक्षरता दर कितनी है? 53.33% है। ये दोस्तों आंकड़ा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से पूछा गया था, तो देख लेते हैं दोस्तों। लाल चींटियों के काटने से फार्मिक अम्ल जो है उत्पन्न होता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास और पत्तियों में क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सॉरेल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रसों में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में है और किस भाग में है? भाग 20 में है। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में संयुक्त अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पेश हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसमें देखिएगा तीन जो है पासा है, 1 2 3 पासा है। तो हम दोस्तों इसमें 2 ऐसे पासा का चुनाव कर लेते हैं जिसमें केवल एक अंक उभयनिष्ठ हो। जैसा कि देखिए दोस्तों, पहला वाला और तीसरा वाला देखिएगा, इसमें केवल एक ही अंक उभयनिष्ठ है जो कि 3। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ऐसे कुछ ही तरह से इसे घुमा देते हैं। जिस तरह से इसको घुमाएंगे उसी तरह जो है हम इसको भी घुमाएंगे। तो या दोस्तों यहाँ पे 3 को घुमाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा। इसी तरह से दोस्तों हम इसको भी घुमाएंगे तो 3 हो गया, फिर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 4 आएगा। पूछ क्या रहा है? 2 के विपरीत संख्या बताइए। तो 2 का विपरीत संख्या क्या निकल गया दोस्तों? 5 आया। और 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो 5 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो इनमें से 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों इसमें देखिएगा, दोनों पासे में देखिएगा दोस्तों 2 अंक जो है उभयनिष्ठ हैं। 5 5 1 और 1 उभयनिष्ठ है। तो बचा कौन दोस्तों? तो 2 का विपरीत क्या होगा? इसमें 4 ही होगा। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिए गए पासों में 4 के विपरीत संख्या बताइए। दिए गए पासों में 4 के विपरीत संख्या का पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा अंक जो है उभयनिष्ठ है। 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो 3 को दोस्तों हम ऐसे घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज ऐसे क्या कर देते हैं? हम घुमा देते हैं। तो 3 को इधर घुमाएंगे, 3 4 6 हो जाएगा, 3 4 6 हो जाएगा। अब जैसे इसको घुमाए हैं ऐसे इसको भी घुमाएंगे तो 3 1 2 हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा। 4 के विपरीत संख्या पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत संख्या कौन सी आई दोस्तों? 1। तो 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये डाइस बना हुआ है, ये ओपन डाइस है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट क्या होगा? कैसे निकालें दोस्तों? जब भी दोस्तों डाइस आपको ऐसे खुला मिले तो क्या करेंगे? तो इसका एक नियम होता है, इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है। तो ए का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि दोस्तों प्रश्न में आ जाए कि एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ का अपोजिट हो जाएगा बी। और दोस्तों अगर प्रश्न में पूछ ले ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, सी। अब दोस्तों ओजोन परत के बारे में पढ़ लेते हैं। ओजोन परत प्राकृतिक रूप से निर्मित ओजोन गैस की पट्टी है जो पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है।
ओजोन परत दोस्तों कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें लगभग 90 से 95% को सोखकर पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है। पराबैंगनी किरणें मानव स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण को हानि पहुंचा सकती हैं। ओजोन परत ह्रास के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार यौगिक कौन सा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसे CFC कहते हैं। CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कूलिंग एजेंट के रूप में होता है। ओजोन परत को CFC द्वारा होने वाले नुकसान से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। एग्जाम में दोस्तों ये पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किससे संबंधित है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे ओजोन परत से संबंधित है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।